नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत ने बुलाया सभी मंत्रियों को दोपहर 3 बजे। सीएमआर बुलाया मंत्रियों को। मुख्यमंत्री ने प्रशासन, शहरों, गांवों के संग अभियान की होगी समीक्षा। सभी मंत्रियों को अभियान से जुड़ा प्रेजेंटेशन वहां पर दिखाया जाएगा। यूडीएच और राजस्व विभाग ने प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं। करीब 3 घंटे तक सीएमआर पर समीक्षा की जाएगी। कल कुछ मंत्रियों ने अभियान को लेकर मुद्दे उठाए थे, उन सभी मुद्दों के लिए प्रेजेंटेशन में जवाब तैयार किया गया है आज, जो कि उनको दिखाया जाएगा। इसीलिए भी दोपहर 3 बजे का वक्त है जब सभी विभागों के मंत्रियों को बुलाया गया है सीएमआर। अब क्या कुछ वहां पर होगा वो भी विस्तार से आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे वहां पर प्रेजेंटेशन शुरू होगा। मंत्रियों को बुलाया गया है। प्रशासन, शहरों, गांवों के संग अभियान की समीक्षा वहां पर की जाएगी। सभी मंत्रियों को अभियान से जुड़ा प्रेजेंटेशन वहां पर दिखाया जाएगा। अभियान किस तरीके का होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, मंत्रियों की भूमिका किस तरीके से उसमें होगी, मंत्रियों को किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी होगी, तमाम बातों का जिक्र वहां पर प्रेजेंटेशन के दरमियान किया जाएगा। यूडीएच और राजस्व विभाग ने ये पूरा प्रेजेंटेशन वहां पर तैयार किया है। करीब 3 घंटे तक खबर यह है कि समीक्षा वहां पर होगी सीएमआर पर। और साथ में ये भी आपको बताएं कि कल कुछ मंत्रियों ने अभियान को लेकर कई मुद्दे उठाए भी थे। कल भी चर्चा हुई, कई मुद्दे वहां पर उठाए, बैठक के दरमियान कई बातें की गई थी। अब उन बातों को भी सम्मिलित किया जाएगा आज के इस समीक्षा में। उन सभी मुद्दों के लिए प्रेजेंटेशन में जवाब तैयार किया गया है और फिर ये बताया जाएगा कि अभियान को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना है और इसलिए आज सभी को सीएमआर पहुंचना जरूरी है। सभी वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद समीक्षा शुरू होगी। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ये बहुत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक है जो वहां पर होनी है। प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा, जो तमाम अभियान आगे बढ़ने हैं उनको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होनी है, जिसमें प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान जो 2 अक्टूबर से शुरू होना है उसको लेके एक बार से फिर से रिव्यू किया जाएगा। हालांकि कल मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय कुछ मंत्रियों के कुछ क्वेरीज थे, तो ऐसे में तय किया गया था कि आज यूडीएच और राजस्व विभाग के द्वारा सभी मंत्रियों को एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, जिसमें किस तरह से अभियान को चलाया जाएगा, किन किन जो मुद्दों पे काम होगा, किन किन विभागों के काम होंगे, क्या क्या काम जो है इस अभियान के तहत होगा। तो उस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए तमाम जो मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है। करीब 2 से 3 घंटे तक ये प्रेजेंटेशन चलेगा और जो भी मंत्रियों की इस संबंध में कोई जानकारी लेनी हो, कोई सुझाव हो, उन तमाम सुझाव पर भी चर्चा होगी और उसके बाद एक फाइनल जो गाइडलाइन है, फाइनल ब्लूप्रिंट है, वो तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में आज की जो ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई। और बिल्कुल नरेश, क्योंकि प्रशासन, शहरों और गांवों के संग अभियान बहुत इस पर लगातार जोर भी दिया गया और ये दोनों ही अभियान सफल रहे, यही कोशिश भी सरकार की रहेगी। इसीलिए भी आज की बैठक महत्वपूर्ण है अपने आप में। अब सभी की जिम्मेदारी तय होगी, हम कहें एक तरीके से आज की बैठक में। बिल्कुल, देखिए मंत्रियों की जिम्मेदारी पहले ही दी जा चुकी है कि 2 अक्टूबर को जो अभियान शुरू होगा तो उसमें उनको तमाम को राज्य स्तरीय कार्यक्रम मौजूद रहना है। 4 जो अक्टूबर है उनको अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में रह के इसकी मॉनिटरिंग करनी है और 5 से 7 अक्टूबर जो है उनको अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाना है, जहां पे इसे पूरे जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है और देखना है कि जो सरकार जिस मंशा से ये अभियान शुरू कर रही है उसी मंशा के अनुरूप आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो मंत्रियों को जिम्मेदारी पहले दी जा चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अभियान को लेकर किसी भी तरह की जो कोई आपत्ति हो, कोई क्वेरीज हो, किसी तरह का क्वेश्चन दिमाग में हो मंत्रियों के, अफसरों के, तमाम विभागों के, क्योंकि देखिए इसमें विभागों का आपसी समन्वय होना बहुत जरूरी है। विभिन्न विभागों से जुड़े हुए काम ये होने हैं, सिर्फ यूडीएच या राजस्व विभाग के काम इसमें नहीं होने हैं, अन्य विभागों से का भी सहयोग इसमें रहेगा। तो ऐसे में विभागों में आपस में समन्वय रहे और एक पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली जाए, ताकि बाद में जब अभियान शुरू हो तो किसी तरह की परेशानी, दिक्कत ना हो, किसी तरह की जो बाद में ऐसी स्थिति ना बने कि अभियान को पे कोई रोक लग सके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं कि तमाम जो मुद्दे हैं, जो भी मंत्रियों के दिमाग में हैं,
उन तमाम मुद्दों पे पहले ही पूरी तरह से चर्चा हो जाए, प्रेजेंटेशन सभी को दिखा दिया जाए। बिल्कुल ठीक, मंत्रियों को जिम्मेदारी पहले ही दे दी गई है। जो कोई आपत्तियां हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, उनको भी आज समीक्षा बैठक में उठाया जाएगा, उनको दूर करने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर के बारीकियों को समझना है ताकि कोई भी कोर कसर ना रहे और दोनों ही अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ पाए। बहुत शुक्रिया आपका नरेश पूरी जानकारी के लिए। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब CMR में सभी मंत्रियों को बुलाया गया, वहीं पर ये बैठक होनी, एक तरह की समीक्षा वहां पर की जाएगी इन दोनों ही अभियानों को लेकर। अब बैठक से, इस समीक्षा मीटिंग से क्या निकल करके बाहर आता है उस पर भी लगातार नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा। हर मौत के लिए परिवार को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसके लिए सरकार ने मुआवजा तय किया है। लंबे वक्त से इसकी दरकार भी महसूस की जा रही थी। बार बार हर तरफ से ये मांगे उठ भी रही थी कि मुआवजा कम से कम होना चाहिए परिवार के लिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। हर मौत के लिए परिवार को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से ये मुआवजा दिया जाएगा। NDMA ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हुई मौत के लिए मुआवजे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय करने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दी थी मुआवजे की रकम तय करने की जिम्मेदारी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि मुआवजा तय करना है, वो मुआवजा कितना होगा, उसकी रकम कितनी होगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही छोड़ी गई थी। कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत के कारण लिखने का आदेश दिया। अब ये एक बहुत बड़ी मदद भी साबित हो सकती है। कोविड में आपने देखा किस तरीके के हालात बन गए थे, बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपनों को खोया, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ा और जिन लोगों ने अपने परिवार के मुखिया को खो दिया है, जिनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा, ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी मदद ये साबित हो सकती है। हर मौत के लिए परिवार को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से ये मुआवजा दिया जाएगा। NDMA ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मौत के लिए मुआवजे का आदेश दिया था, आपको याद होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय करने के लिए कहा था। कोर्ट ने सरकार पर ही मुआवजे की रकम कितनी होगी ये जिम्मेदारी छोड़ दी थी और कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत के कारण को लिखने का आदेश दिया था। अब मुआवजा तय कर दिया गया है, हर परिवार को ये मुआवजा मिलेगा और साथ ही साथ इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। जानकारी ये भी आपको दे कि मौत के लिए परिवार को, हर मौत के लिए परिवार को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए साबित होगी जिन्होंने कोविड काल में क्षति महसूस की है, जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खोया, जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, उसके लिए ये राहत है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर चाहती कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन, ये बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चाहती है कि कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी दे रहे हैं यही संकेत। क्या अखिलेश यादव ये संकेत दे रहे हैं क्योंकि यूपी में वोटों के बंटवारे से दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव लिहाज से इसको देखें तो यूपी में वोटों के बंटवारे से दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, वो भले ही समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस। योगी के पुनः मुख्यमंत्री बनने की राह हो जाएगी आसान। अगर वोट वहां पर बंटते हैं तो फिर ये तय है कि भाजपा की सरकार आएगी वहां पर और मुख्यमंत्री योगी फिर से बनते हैं तो फिर राह आसान भी हो जाएगी योगी आदित्यनाथ की। गठबंधन की रूपरेखा प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे से स्पष्ट होगी। 29 सितंबर से 23 अक्टूबर तक प्रियंका करेंगी सघन चुनावी दौरे। वहां पर प्रियंका गांधी तमाम दौरे भी वहां पर करने वाली हैं, कई सभाएं भी उनकी वहां पर होंगी। अब गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा, पूरी रूपरेखा क्या होगी, जब प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे शुरू होंगे तो उसके बाद स्पष्ट होती हुई तस्वीर कोई दिखाई देगी। 29 सितंबर से 23 अक्टूबर तक प्रियंका सघन वहां पर चुनावी दौरे करने वाली हैं। लेकिन क्या चुनाव आते आते गठबंधन की कोई तस्वीर साफ होगी? समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चाहती है कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन। ये संकेत पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे भी मिल रहे हैं, क्योंकि यूपी में वोट बढ़ता हुआ अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है। जो चुनावी नतीजे हैं वो क्या आएंगे, पहले उसको भापा जा रहा है, आकलन किया जा रहा है अपने अपने स्तर पर। और समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश ये रहेगी, समाजवादी पार्टी की आप कहिए या फिर विपक्षी दल जितने भी हैं, वो समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, कांग्रेस हो, सभी की कोशिश उत्तर प्रदेश में ये है कि भाजपा का सफाया वहाँ से हो। अब एक बात साफ है, अगर भाजपा का सफाया वहाँ से करना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर के चुनावी मैदान में उतरना होगा, जो कि संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसी बीच में
ये संकेत अखिलेश यादव ने दिए हैं कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ में उनका गठबंधन हो, क्योंकि वोटों को बंटने से रोका जाए। अगर वोट बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों पार्टियों को इसका नुकसान होगा, नुकसान दोनों पार्टियों को होगा, लेकिन फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधा पहुंचेगा। योगी के पुनः मुख्यमंत्री बनने की राह आसान हो जाएगी और साथ ही साथ गठबंधन की रूपरेखा पर आगे बढ़ रही है क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस पर भी जल्द ही कोई तस्वीर साफ हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। प्रियंका वहां पर चुनावी दौरे ताबड़तोड़ करने वाली हैं। 29 सितंबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक प्रियंका गांधी वहां पर कई चुनावी दौरे भी करेंगी। अब इस दौरे के दरमियान क्या प्रियंका भी हरी झंडी दे देंगे गठबंधन को, इस पर भी लगातार नजर होगी, क्योंकि अक्सर अभी तक जो कांग्रेस से पूछा जाता है तो कांग्रेस की तरफ से यही कहा गया कि चुनावी मैदान में वो अकेले ही उतरेगी कांग्रेस, किसी के साथ गठबंधन वहां पर नहीं होना है। लेकिन जो संकेत अखिलेश यादव दे रहे हैं, क्या उस पर मंथन होगा कांग्रेस की तरफ से, सोचा जाएगा कि साथ मिलकर ही फायदा है, अगर अलग अलग लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2022 में भी कुछ नहीं होने वाला अगर अलग अलग मैदान में उतरते हैं। क्या सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा और क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ दिखाई देंगे, इस पर भी लगातार नजर होगी। पंजाब में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक या नाइट वॉचमैन, कांग्रेस ने एक ही झटके में सभी विपक्षी दलों को सख्ते मिला दिया। ज्ञानी जेल सिंह के बाद चरणजीत चन्नी पहले गैर जट मुख्यमंत्री पंजाब में बनाए गए। सांप्रदायिक संतुलन के लिए दिया एक हिंदू और एक सिख डिप्टी सीएम। कांग्रेस का मानना है कि कैप्टन सिद्धू टकराव और एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल किया गया है, ऐसा करके जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश वहां पर की है कांग्रेस ने, उससे कांग्रेस के तमाम लीडर्स गदगद दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन क्या वाकई में मास्टर स्ट्रोक के साबित होगा? दलित चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस का माना जा रहा है स्मार्ट मूव। अभी कहा भी जा रहा है कि किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पंजाब में बनाना ये आने वाले इलेक्शन में फायदेमंद साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, न सिर्फ पंजाब में बल्कि अलग अलग राज्यों में जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। और चुनाव से पहले अंतिम ओवर चन्नी से खिलवाए जीत के बाद बैटिंग सिद्धू को सौंप दी जाए। अब क्या इस पर भी विचार हो रहा है? चुनाव से पहले अंतिम ओवर चन्नी से खिलवाए जाएंगे और उसके बाद अगर जीतती है कांग्रेस, 2022 में फिर से वापसी होती है, तो फिर क्या बैटिंग सिद्धू करते हुए दिखाई देंगे? इससे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम जो संकेत वहां से मिल रहे हैं उससे यही साफ होता है कि अभी 4-5 महीने का वक्त चन्नी को दे दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में जब 2022 में अगर वापसी होती है, जो दाव खेला गया है उससे, तो फिर क्या सिद्धू के हाथ में पूरी कमान होगी? इस पर भी लगातार नजर है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भरतपुर में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता कार्यालय हो रहा नीलाम। सेल अमीन जिला न्यायालय भरतपुर द्वारा की जा रही नीलामी। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कर्मचारी की पत्नी ने कराया था कोर्ट में मामला दर्ज। कार्यालय ने नहीं दी थी मृतक कर्मचारी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति। कोर्ट की अवहेलना के आदेशों के बाद आज की जा रही कार्यालय की नीलामी, तस्वीरें उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। भरतपुर से खबर है, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता कार्यालय को नीलाम किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। सेल अमीन जिला न्यायालय भरतपुर द्वारा नीलामी की जा रही है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कर्मचारी की पत्नी ने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। कार्यालय ने मृतक कर्मचारी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी थी और साथ ही कोर्ट की अवहेलना के आदेशों के बाद आज कार्यालय की नीलामी की जा रही है। अब इसका इंतजार हो भी रहा था कोर्ट की अवहेलना के आदेशों के बाद। अब ये आज कार्यालय की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। अब मृतक कर्मचारी की पत्नी ने पहले इसको लेकर मामला दर्ज करवाया था कोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति कार्यालय की तरफ से नहीं मिली मृतक कर्मचारी की पत्नी को, जिसके बाद अब आज ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर के बाद नीलामी की प्रक्रिया संपन्न भी हो जाएगी। तस्वीर सीधे वहीं की हम आपको दिखा भी रहे हैं। अधीक्षण अभियंता कार्यालय को नीलाम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता कार्यालय की तस्वीर भी आपके सामने। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, हालांकि पहले ही मामला दर्ज करवाया गया था कोर्ट में मृतक कर्मचारी की पत्नी की तरफ से। अब पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये तस्वीर पूरी दिखाई दे रही है। कितनी देर में प्रक्रिया शुरू हो पाएगी?
देखिए दी, मैं बताना चाहूंगा, अभी ये जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है। 1,10,00,000 रुपए में सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो अधीक्षण अभियंता का कार्यालय वो नीलाम हुआ है। जो अंतिम बोली है वो हरी सिंह के द्वारा लगाई गई है। मामला ये था कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर उन्होंने दायर किया था, हालांकि कोर्ट का निर्णय भी आ गया था, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय उन्होंने माना नहीं, जिसको लेकर आज कोर्ट के द्वारा ऑफिस की आज नीलामी की गई है। अच्छा, अब मृतक कर्मचारी की पत्नी का इस नीलामी को लेकर कुछ कहना है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, परिवार के जो लोग हैं उनके वहाँ मौजूद हैं। अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, हालांकि पूरी प्रक्रिया अभी होना बाकी है, लेकिन जो नीलाम हुआ है वो 1,10,00,000 रुपए में नीलाम हुआ है कार्यालय अधीक्षण अभियंता का। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो आगे की कार्रवाई की जानी है वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। AIMIM नेता ओवैसी के घर हमला, क्या मतलब? बतौर सांसद दिल्ली में रहते हुए ओवैसी को हो गए 17 साल, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी ने उन पर हमला किया हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला हुआ। इसका मतलब क्या है? बतौर सांसद दिल्ली में रहते हुए उनको 17 साल का वक्त हो गया, लेकिन ये पहली मर्तबा है, पहला मौका जब किसी ने उन पर हमला किया हो। AIMIM के फायर ब्रांड नेता ओवैसी भाजपा पर हमेशा निशाना साधते रहते हैं। हर मौका वो उठाते हैं बीजेपी को कोसने के लिए, निशाना साधने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होता जब मंच पर मौजूद हो असदुद्दीन ओवैसी और वहां पर वो बीजेपी पर हमला ना करें। तभी उनकी पार्टी महाराष्ट्र से लेकर बिहार में अपना खाता खोलने में सफल रही। आपने देखा महाराष्ट्र में भी और उसके बाद बिहार में भी चमत्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन दिल्ली स्थित आवास पर हिंदू सेना द्वारा हमला करना छोटी बात नहीं। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। वही हिंदू सेना के नेता ललित कुमार ने सबक सिखाने जैसा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब ये हमला उन पर हुआ, ये क्यों किया गया, इससे भी हर कोई वाकिफ है, क्योंकि अक्सर वो बीजेपी पर हमला बोलते रहते हैं। अब हालांकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनसे पूछताछ भी हो रही है, लेकिन 17 साल से दिल्ली में वो रह रहे हैं। पहली मर्तबा है जब उनके आवास पर इस तरीके से हमला किया गया। कांग्रेस ममता का ये कैसा तालमेल? भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अघोषित गठजोड़। ममता के सामने इस सीट पर कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कैसा तालमेल है जो ममता और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, ममता वहां से खड़ी हैं और इसीलिए उपचुनाव में अघोषित गठजोड़ दिखाई दे रहा है। ममता के सामने इस सीट पर कांग्रेस कोई उम्मीदवार अपना नहीं उतारेगी। चुनाव रणनीतिकार पीके दोनों पार्टियों को करीब लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के साथ ममता भी कांग्रेस नेताओं को तोड़कर टीएमसी में शामिल कर रही हैं। अभिजीत मुखर्जी, सुष्मिता देव, मोइनुल हक आदि ने थामा तृणमूल पार्टी का दामन और सहयोगी पार्टी ही उसके नेताओं को तोड़ रही, फिर भी कांग्रेस कुछ नहीं एक्शन ले पा रही है। अब इसकी मजबूरी कांग्रेस के सामने क्या हो सकती है, इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। वहां पर कांग्रेस किसी उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, इसको अघोषित गठजोड़ आप कह सकते हैं। साथ ही साथ चुनावी रणनीतिकार पीके को इसके लिए श्रेय दिया जा रहा है, क्योंकि वो दोनों पार्टियों को साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की आप बात कीजिए, भाजपा के साथ ममता भी कांग्रेस नेताओं को तोड़ करके टीएमसी में लगातार शामिल कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अघोषित गठजोड़ जैसी जो स्थिति भवानीपुर सीट में दिखाई दे रही है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अभिजीत मुखर्जी, सुष्मिता देव, मोइनुल हक आदि ने तृणमूल का दामन थामा और सहयोगी पार्टी ही उसके नेताओं को तोड़ रही, फिर भी कांग्रेस कुछ एक्शन नहीं ले रही है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर भी मंथन हो रहा है।